ठीक है, हो गया वेट बता रहे तो पासा मुके ये उसके करो भला आम जो केवुं देखाय છે પ્રીવ્યુ ચાલે तो चाले एथवी ने ऐड करते ये पर बंद नहीं कर छोड़ देते ओके હજી કરી લાવો બસ તો बस 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 અહીંયાથી એને આમ વાળને આમ છે હું શું કરું That's done છે થઈ ગયું चला हाथ खेचतो जा नहीं तो एक्सीडेंट ना कर પાછી શરૂ કરી દઈશું ओके वन टू थ्री फर्स्ट सेशन योर्स बैकग्राउंड क्या है MBA and yours BBA ठीक है see we are starting with a subject called fixed income right fixed income basically क्या होता है bonds और debentures और उसके बारे में study होता है right so this subject basically we will be discussing it on Saturdays and Sundays right I will be covering the theoretical aspects Mekin will be covering the practical aspects of this subject right okay so today the topic that we are discussing is fixed income instrument features which is reading number 49 right book ha 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 હા હા મારે હા વાંધો નહીં આવે હું ગાડીમાં જઈશ ત્યારે યસ ठीक है रीडिंग नंबर 49 मिला सब लोगों को अभी नहीं आई है यू आर इन द ग्रुप नॉट येट सो अभी एक काम करो आगे आ जाओ शेयर इट विद समवन कॉपी एक ही निकलवाई होगी शायद ऐसा होगा यू विल गेट इट इन नेक्स्ट क्लास टुमारो में यू विल गेट इट सुगजर रोमिल मोगली आपके नंबर पे किया है ना कॉपी आपको कल मिल जाएगी ओके फीचर्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी तुम तीनों क्यों यहाँ पे बैठे आज ओके हाँ नहीं नेगेटिव एनर्जी आ रही है चलो ओके मेजर टाइप ऑफ चलो मेजर टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इंक्लूड लोन्स which are private non-tradable agreements between a borrower and lender and bonds
which are standardized tradable securities representing a debt investment, right? So fixed income में दो मेन चीज आती है, लोन्स आती है जो मेनली बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एसेट्स होते हैं. वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं, लेकिन उनके सामने भी बैंक्स मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और कोलेटरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स कर करके उनको बेच देती है. ठीक है, वो हम देखेंगे किस तरह से करती है. ठीक है, और बाकी बॉन्ड्स होते हैं, राइट. बॉन्ड्स इंडियन कंटेक्स्ट में हम समझते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने इश्यू किया वो बॉन्ड है, जो कंपनी ने इश्यू किया वो डिबेंचर है. ठीक है, लेकिन यूएस में वो लोग हर एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को बॉन्ड ही बोलते हैं, राइट. वो लोग कंपनी ने इश्यू किए हुए बॉन्ड्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं, अदरवाइज दे यूज द टर्म बॉन्ड्स, राइट. जो गवर्नमेंट इश्यू करती है उसको शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको वो लोग ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, दे कॉल देम टी बिल्स, राइट. Basically, they are fixed income securities. So they have three things, right? The first thing is they will provide you fixed income, right? They have fixed coupon rate. They have fixed maturity, right? And they redeem those instruments on maturity, right? So you invest money, you know that after so many years I will get my money back. In case of shares, you won't know that because a share has a basically perpetual succession. राइट, जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसका शेयर रहेगा. सो इफ यू आर होल्डिंग पीरियड ऑफ 50 years, राइट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट अ बॉन्ड विच विल गिव यू इनकम फॉर 50 years. सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर्स और कॉमोडिटी और रियल एस्टेट, राइट. बट इन यूएस देर आर सम कंपनीज विच इश्यू परपेचुअल बॉन्ड्स, लाइक डिज्नी हो गया, राइट, जैसे कोका कोला हो गया. वो लोगों ने परपेचुअल बॉन्ड्स इश्यू किए हैं. परपेचुअल बॉन्ड्स में क्या होता है कि वो कभी मैच्योर ही नहीं होंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो होता है वो नॉर्मल बॉन्ड से काफी अच्छा होता है, राइट. सो परपेचुअल बॉन्ड्स में भी लोग पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, राइट. सो इस तरह से अगर ये लॉजिक है तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को वैल्यू करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि वो कितने टाइम पे मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिटी पे कितना पैसा तुम्हें देगी और मैच्योरिटी तक कितना पैसा देगी, ये सारी चीजें तुम्हें पता है. तो उसका वैल्यूएशन हमेशा आसान होता है, राइट. वैल्यूएशंस का जो फादर बोला जाता है अश्वत्थ दामोदरन, वो बोलता है कि वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज दैट यू कैन जनरेट बाय इन्वेस्टिंग इन दैट एसेट. सो शेयर्स में मुझे कितना कैश फ्लो मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में मुझे कब कितना कैश फ्लो मिलेगा वो एग्जैक्टली पता है, इसलिए उसको वैल्यू करना आसान हो जाता है. समझे ना. फिर उसके अंदर भी लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं अलग अलग चीजें डाल के. ठीक है, वो पूरा अपने ये चैप्टर है, राइट. इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स आर lending capital which is referred to as the principal or par or face value to the issuer of the bond. The issuer of the bond will be what? Government or company, right? The issuer of the bond promises to repay this principal amount plus interest, typically in the form of regular periodic coupon that is stated as a percentage of par. The capital raised is usually used to finance the long-term investment of the bond issuer. For a corporate issuer, loans and bonds are classified as long-term liabilities in the balance sheet, right? So basically क्या होता है कि बॉन्ड का जो इश्यूअर होता है वो अपने लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल करता है. उसके जो लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए वो वर्किंग कैपिटल लोन ले लेगा या मनी मार्केट सिक्योरिटीज इश्यू करेगा, राइट. जैसे उसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू कर दिया, राइट, या तो फिर ऐसी सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है, राइट. और जो भी इश्यूअर है उसके बुक्स में वो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के फॉर्म में ये बॉन्ड के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट. सो नॉर्मली जब बॉन्ड इश्यू होता है तो क्या होता है, एक एसेट आता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और दूसरी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है. सो नॉर्मली हम अकाउंट्स में एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड अकाउंट, राइट. एंड दिस बॉन्ड इज अवर लायबिलिटी, इट गोज ऑन लायबिलिटी साइड एंड कैश इज अवर एसेट विच इज अवर करंट एसेट. Okay, key features are issuer. Major issuer of bonds are sovereign nationals and corporations. Sovereign national मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राइट.
Other issuers include local government, supranational entities, example IMF, quasi-government entities sponsored by the government, जैसे railways, Indian Post, right? Special purpose entities which are corporations set up to purchase financial assets and issue asset-backed securities which are bonds backed by cash flow from those assets. So यहाँ पे गेम खराब हो गई कि यहाँ तक तो ठीक था कि बॉन्ड कौन कौन इशू करता है, तो आरबीआई इशू करेगी, इंडियन गवर्नमेंट इशू करेगी, ठीक है, इवन स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी, आईएमएफ इशू करेगा, वर्ल्ड बैंक इशू करेगा, इंडियन रेलवे इशू करेगा, इंडियन पोस्ट इशू करेगा. फिर लास्ट में लोगों ने खराब कर दिया कि स्पेशल पर्पज एंटिटीज और कॉर्पोरेशंस which are set up to purchase financial assets and issue asset-backed securities which are bonds backed by cash flows from those assets. सही है? So imagine that State Bank of India has total credit card receivable of 500 crores in Ahmedabad, right? Now these receivables are highly risky because they are not secured, right? But if a person defaults, then they charge interest as high as 3% per month. So the yield is around 40%, right? Now SBI wants to liquidate this, right? So what will SBI do? SBI will create a special purpose entity, right? SBI card company etc. करके कुछ नाम डालेगी. वो क्या करेगी? वो मार्केट में बॉन्ड इश्यू करेगी और हम जैसे आम जनता से पैसे कलेक्ट करेगी और वो पैसों से वो एसबीआई से जितने भी क्रेडिट कार्ड के रिसीवेबल्स है वो बाय कर लेगी, राइट? अब एसबीआई कार्ड कंपनी का धंधा क्या कि वो रिसीवेबल्स कलेक्ट करते जाना, जो भी डीले कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते जाना और जो भी बॉन्ड होल्डर्स है उनको उनके प्रॉमिस टाइम पे कैपिटल और इंटरेस्ट देते जाना. सो दिस इज अ स्पेशल पर्पज एंटिटी एंड जो इंस्ट्रूमेंट वो लोगों ने इश्यू किया उसका नाम क्या है? एसेट बैक्ड सिक्योरिटी. व्हाट वाज द एसेट ओवर हियर? क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल. ठीक है, अगर ये होम लोन के सामने होता तो वो हो जाता मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, राइट? समझे ना? इज इट ओके? मैच्योरिटी. द मैच्योरिटी डेट ऑफ अ बॉन्ड इज द डेट ऑन विच द फाइनल कैश फ्लो इज टू बी पेड. वंस अ बॉन्ड हैज बीन इश्यूड द time remaining until maturity is referred to as the tenor of the bond. Bonds with original maturities of 1 year or less are referred to as money market security. So ऐसे बॉन्ड जो मैंने 3 महीने 6 महीने के इश्यू किए हुए वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, राइट? बॉन्ड्स विद मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 year दे आर कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज. 3 साल 5 साल 6 साल, राइट? बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी आर परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट? परपेचुअल बॉन्ड इशू करवाने की भी मजा आवे, राइट? यू रेज मनी, यू डोंट नो दैट यू आर गोना रीपे, यू डोंट वांट टू रीपे, सो यू हैव इशूड अ परपेचुअल बॉन्ड. ठीक है, 8% लोग दे रहे हैं तो तुम बोल रहे हो अच्छा ठीक है चल 10% ले लेना, लेकिन कैपिटल नहीं दूंगा, राइट? कितना अच्छा लगता है, राइट? इट इज लाइक अ लोन विच यू डोंट हैव टू रीपे. ऐसा ही हुआ ना? बट स्टिल दे फाइंड इन्वेस्टर्स. कैसा है, अजीब दुनिया है. तो बड़ा ना, एक साइज जितना बड़ा होगा ना. क्या पता यार, अपने तो कभी, मैं तो कभी परपेचुअल में पैसा ही ना डालू. સર કોઈ કંપની છે માની લો રિલાયન્સ છે, એને ડેટ થ્રુ ફંડ રેઝ કર્યું, 1000 કરોડ બેંકમાંથી લીધા 7% ઇન્ટરેસ્ટ અને 1200 કરોડ ડિવેન્ચર થ્રુ રેઝ કર્યા 8%. તો બેંક વેટેજ કોને વધારે આપશે? એટલે વેટેજ એટલે જે ડિસિઝન પાવર હોય, માની લો જે બેંક જે લોન દેતા હોય એનું અમુક હોય ને કે તમે આટલું જ રિસ્ક લઈ શકો છો. આપણે ઓલા દિવસે લાસ્ટ લેક્ચર કોવેનન્ટ્સ ની અંદર તું એટલે જે भी लोन આપનાર बैंक છે, से एसबीआई हैज गिवन लोन ऑफ 1000 करोड़, तो एसबीआई ने जब लोन दी होगी तब पहले से बोला होगा कि भाई तेरा डेट इक्विटी जो है वो 2:1 से खराब नहीं होना चाहिए. वो डेट इक्विटी के अंदर तू फ्यूचर में जो पैसा लोन से उठाने वाला है वो भी कवर हो जाएगा, समझा? सो 10,000 1,000 प्लस 1200 तो टोटल 2200 करोड़ हुआ. तो उसके सामने तेरी 1100 करोड़ की इक्विटी चाहिए ही चाहिए. अगर तेरी 1100 करोड़ की इक्विटी है तो ही तू और 1200 करोड़ रुपए रेस कर पाएगा. सो जब भी तेरे को बैंक वाला फाइनेंसिंग होगा तो उसके अंदर पहले से तेरे ऊपर रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस डाले जाएंगे. इसीलिए बोरोइंग फ्रॉम अ सिंगल पर्सन और अ बैंक, right, is always more restrictive than borrowing money from bond or debenture.
क्योंकि डिबेंचर के अंदर जो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस होते हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते, राइट. सो दिस इज द रीजन वाई पीपल बोरो फ्रॉम पीपल लाइक अस, राइट. perpetual bond or એ મારે સેલ કરવા જેમ બોન્ડ માર્કેટમાં તેમાં એ થાય बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट, राइट. तो क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, तो तेरा बॉन्ड बेच पाएगा, परपेचुअल बॉन्ड वो होगा. सही है. प्रिंसिपल, द पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बी रीपेड. रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल टिपिकली अकर्स एट मैच्योरिटी, but debt instrument may specify that principal is paid back gradually over the life of the instrument, such as a mortgage loan. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि हम अपना अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो 10 साल तक सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और 10वें साल पे 1,000 प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे. ठीक है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीपेमेंट होता है वो भी लोन के प्रिंसिपल की तरह होता है कि पहले साल मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए रीपे किए प्लस 1,000 के ऊपर इंटरेस्ट दिया. दूसरे साल मैंने 900 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दिया और 100 रुपए रीपे किए. तीसरे साल मैंने 800 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दिया और 100 रुपए रीपे किए. सो इस तरह से भी मैं स्ट्रक्चर्ड कर सकता हूं, समझे ना, राइट. ओके. पर नॉर्मली अपने जो बॉन्ड में पैसा डालते हैं, राइट, जो भी इंडिया में जो भी अभी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट्स है वो सब में प्रिंसिपल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म ही होता है. लेकिन उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुम्हें इनकम कब कब चाहिए. तुम्हें मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, पूरी की पूरी 5 साल के एंड पे चाहिए, राइट. तो ऐसे ऑप्शन तुम्हारे पास इनकम लेने के होते हैं. प्रिंसिपल कब देना है उसके अंदर ऑप्शन नहीं होता है प्रैक्टिकली. कूपन रेट एंड फ्रीक्वेंसी. द कूपन रेट ऑन अ बॉन्ड इज द एनुअल परसेंटेज ऑफ इट्स पार वैल्यू दैट विल बी पेड टू द बॉन्ड होल्डर्स. Some bond make coupon interest payment annually, while other make it semi-annually, quarterly or monthly, right? So monthly ले लो, 9% ब्याज है, right? तो 0.75% per month, right? लेकिन 0.75 को मैं 1.0075 raised to 12 करूंगा तो वो 9% से बढ़ जाएगा, right? तो इफेक्टिवली 9% पर ईयर इज 0.7207 पर मंथ होगा, right? 0.7207 को मैं 12% से वो करूंगा, 1.007207 रेज टू 12 करूंगा तो वो एग्जैक्ट 9% पे आएगा, राइट. तो तुम्हें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, सालाना इंटरेस्ट वो लोगों ने मेंशन किया है, उसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय तुम तुम्हारी फ्रीक्वेंसी करोगे और सोचोगे कि मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन की इम्पैक्ट आएगी वहां पे, समझे. तुम कैलकुलेटर पे डालो 1.0075 रेज टू 12 तो इट विल बी इफेक्टिवली 9.2% पर एनम, नॉट 9%, समझे, because of time value of money. Yes. A $1,000 par value semi-annual bond with 5% coupon would pay 2.5% of 1,000, which is 25 every 6 months, right? तो ऐसा बॉन्ड जो 5% साल में एक बार देता है और ऐसा बॉन्ड जो 2.5% साल में 2 बार देता है, तो 2.5% जो साल में 2 बार दे रहा है उसकी इफेक्टिवली जो वैल्यू है वो 5% से ज्यादा हो जाएगी, समझे ना. यस, क्योंकि वो जो पहला 2.5% तुम्हें 6 महीने के बाद मिला वो तुम 6 महीने ब्याज पे लगाओगे, राइट. तो तुम्हें 2.5 अभी मिला वो प्लस 2.5 6 महीने और 12 महीने के बाद मिलने वाला है वो प्लस 2.5 का 6 महीने का ब्याज, तो इफेक्टिवली इट विल बी मोर देन 5%, समझे. फॉर एग्जांपल अगर कुछ है ऐसा कि मैं तो 1 साल के बाद सारा जो इनकम है 1 साल के एंड में रिडीम करूंगा, तो उसमें फॉर एग्जांपल 9% है, तो जब मुझे आएगी तो मुझे वो 9% से इफेक्टिवली कम ही पहुंचेगा ना. नहीं, वो 9% ही पहुंचेगा. अगर सालाना है तो 9% ही पहुंचेगा. तेरे 100 के 109 ही होंगे, राइट. लेकिन अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि 9% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, तो मैं तुझे क्या कर रहा हूँ कि 4.5 6 महीने के बाद दे रहा हूँ और 4.5 12 महीने के बाद दे रहा हूँ, तो इफेक्टिवली तेरे को 9.1 9.2% रिटर्न हो जाएगा तेरा, समझा. दैट इज द गेम. सो इसीलिए यू नो अभी एक कियारा आडवाणी की एड आती है एयू बैंक की कि मेरी बैंक तो मुझे हर महीने इंटरेस्ट देती है, राइट. सो व्हाट इज दैट. मैं तुम्हें बोलूं कि सेविंग अकाउंट पे 6% ब्याज, राइट, लेकिन 6% हर महीने दूंगा तो मैं आपको आधा टका हर महीने के एंड पे दे रहा हूं, तो इफेक्टिवली इट विल बी 6.2 6.3%, राइट. यस, बेटर फॉर द इन्वेस्टर, राइट. सो दैट इज द गेम. ओके, ये तुम्हारा जो कैलकुलेटर है ना
उसको एकदम अच्छी तरह से यूज करना आ जाएगा ना, तो तुम्हें इफेक्टिव रेट और वो सारी चीजें भी कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं कि 9% एन्युअली या 4.4% सेमी एन्युअली, कौन सा ऑप्शन बेटर, तो कैलकुलेटर में डाल के तुम इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो इजीली, एक क्लिक पे तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, सम बॉन्ड्स पे कूपन based on variable market rate of interest at the date of coupon payment. Other bonds are called floating rate notes or floaters. Floating rate notes मतलब क्या, कि वो जो है अपना इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, राइट? तुम इमेजिन करो तुम एक कंपनी हो जिसको पैसा चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है? आज यूएस में और इंडिया में सब जगह इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है? और अभी तुमको पैसा रेस करना है तो तुम्हारे क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से तुमको 10% ब्याज देना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर 5 साल के बाद इकोनॉमी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई, राइट, इंडिया में पैसों का सप्लाई बहुत ही बढ़ गया, राइट, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे करके नीचे आ जाएंगे, राइट? लेकिन तुम तो 10% का कमिटमेंट देके बैठे हो 10 साल के लिए, राइट? तो तुम क्या करोगे, तुम तो मार्केट में रेट अभी 9% है फिर भी तुम 10% दे रहे हो, फिर मार्केट में 60% हो जाएगा फिर भी तुम 10% दे रहे होंगे, तो यू आर एट अ लॉस एज अ कंपनी, राइट? तो तुम क्या करते हो, तुम इसकी जगह फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स इश्यू करते हो। तुम इन्वेस्टर को बोलते हो कि भाई देख, हर 6 महीने पे हम इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, वो इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से मूव हो रहे हैं उस तरह से मैं तेरे को रिस्क प्रीमियम दूंगा। तो अगर अभी इंटरेस्ट रेट 6 महीने के एंड पे 7.5% है, तो मैंने तेरे को 1.5% का रिस्क प्रीमियम दिया, तो मैं तुझे 9% दूंगा। 6 महीने के बाद वो रेट बढ़ के 8% हो गया तो मैं तुझे 9.5% भी दूंगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद घट के वो 6 हो गया तो मैं तुझे 7.5% ही दूंगा। सो दीज काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर नोन एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। दे आर गुड फॉर इश्यूअर, नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हु वांट्स टू लॉक इन हिज मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके लिए ये इतना अच्छा नहीं है, राइट? लेकिन जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो, राइट, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है, राइट? और मेरा ऐसा मानना है कि बॉन्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, राइट, तुम्हारे पास एक डिसेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, तभी जाके तुम्हें बॉन्ड में पैसा डालना चाहिए। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू क्रिएट वेल्थ, देन बॉन्ड्स आर नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज इफ यू कंसिडर टैक्सेशन एंड इफ यू कंसिडर इन्फ्लेशन, द रिटर्न ऑफ बॉन्ड इज प्रैक्टिकली जीरो, राइट? अगर 8% का इंटरेस्ट है और तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, तो 8% पे 2.4% तो सरकार ले जाएगी तुम्हारे पास बचेगा 5.5%, और 5.5% तो आजकल के टाइम पे इन्फ्लेशन ही 5-5.5% है, तो इफेक्टिवली व्हाट यू विल गेट इज नथिंग। सो बॉन्ड में पैसे डालने से तो अच्छा है वो पैसा तुम स्पेंड कर दो, गाड़ी ले लो, राइट, ज्वेलरी ले लो, राइट, कोई लग्जूरियस ऐसी चीज ले लो जिसकी तुम्हें 2-3 साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है, राइट? अभी तुम्हारे एसेट कम दिखेंगे लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी और तुम्हारे फ्यूचर के आउटफ्लोज जो है वो कम हो जाएंगे, राइट? सो बॉन्ड के अंदर एट दिस एज, राइट, विथ दिस इन्फ्लेशन एंड दिस टैक्स रेट, इट इज नॉट अ डिसेंट ऑप्शन। हाँ, कोई तुम्हें 9-9.5% का बॉन्ड है जो अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग का है और तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में नहीं आ रहे हो, तो इफेक्टिवली पोस्ट इन्फ्लेशन तुम्हें 3-3.5% रिटर्न मिल जाएगा, राइट? से यू आर इन 10% टैक्स ब्रैकेट और 9% का बॉन्ड है तो तुम्हें 8.1% रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन मान लो 6% भी हो गया तो भी तुम्हें 2% का एक्सेस रिटर्न मिल जाएगा, राइट? सो उस सिचुएशन में पैसा डालना ठीक है, राइट? ओके, द वेरिएबल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड मार्केट रेफरेंस रेट, and the FRN, floating rate note, promises to pay variable reference rate plus a fixed margin. The added margin is typically expressed in basis points. 0.01% मतलब 1 basis point, 0.10% मतलब 10 basis point। तो मैं अपना बॉन्ड किस तरह से इश्यू करूंगा, 150 basis points over and above the Mumbai Interbank offer rate। इस तरह से मैंने बॉन्ड इश्यू किया, तो माइबोर का जो भी रेट होगा प्लस 1.5%, ये मेरे बॉन्ड का इंटरेस्ट हुआ, समझे? सो बैंक्स जो लोन देती है तो वो क्या करती है, बैंक्स एक PLR डिसाइड करती है, प्राइम लेंडिंग रेट। व्हाट इज अ प्राइम लेंडिंग रेट? अपने प्राइम कस्टमर को अगर मुझे क्लीन लोन देना है विदाउट एनी कोलैटरल, तो मैं उसको किस रेट पे लोन दूंगा, वो रेट बैंक ने डिसाइड किया।
प्लस उसके ऊपर अगर हाउसिंग लोन है तो 200 बेसिस पॉइंट्स ओवर PLR, अगर ऑटो लोन है तो 300 बेसिस पॉइंट्स ओवर PLR, एजुकेशन लोन है तो 400 बेसिस पॉइंट्स ओवर PLR, राइट। पर्सनल लोन है तो 500-600 बेसिस पॉइंट्स ओवर PLR, राइट। तो इस तरह से बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करेगी। PLR चेंज होगा तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा घटेगा, समझे? ओके, गिव मी अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। शंकरलाल, 106 पर मैं सोचा था मजा आएगा, घर जाके मैच वैच देखूंगा। मैं तो एक्साइटेड था। अच्छा हुआ लास्ट 10 ओवर देख लिए उनके बैटिंग के। स्टूडेंट लोन्स का बहुत ज्यादा वो है। हाथ खींचो और थोड़ा पानी पिलाओ। पहले पानी ही पिला दो यहाँ से। साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, को मजा आएगी। इंग्लैंड બધા સમય જીતી નેધરલેન્ડ हमारी पार्टी। So England has lost 3 out of 4. અને આજે એ લોકો પેલાની પોઈન્ટ ટેબલ પર છેલ્લા થઈ ગયા છે। और अपने सामने तो हारेंगे ही हारेंगे। ઇંગ્લેન્ડ ના, એ લોકો આપણે હારી જશે। क्या है? લખનઉ જ્યાં બી હોય લખનઉ। પહેલેથી। ટર્નિંગ ટ્રેક અને કાલ તો હજુ ફૂટબોલ સ્કોર રમાડશે ને ગ્રેટ બોલ। ખાલે ખરેખર બોલ્ટ નું કઈ કરવું પડે અને કાલ તો ધરમ જાવા। बोल्ट और हेनरी उनके पहले 10 ओवर। બોલ સ્વિંગ હતા એટલે કાલે જો આપણે ચેસ કરવાના આવી ગયો તો मेरे को तो अभी से टेंशन हो रहा है पहली 10 ओवर का, क्या करेंगे पता नहीं, क्या क्या डालेंगे। સારું થયેલા સર આ વખતે ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલા જ મેચમાં આપણી સાથે થઈ ગઈ 5-3 5 रन में 0 है 3 रन 2-3 હતું બે ત્રણ। એટલે પણ બેટ્સમેન ના થોડી બેટ નાડેલો હા એટલે બે એલબીડબ્લ્યુ એક વાઇડ હતો એટલે ઓલું હા એક લેગ બાય હતું रन તો પણ જો બે એટલે જ થયા હતા નહીં તો તે એક पर ठीक है, खींच रहा हूँ। खींचो। बस एजुकेशन का है तो कोलेटरल पे घणो होता है तो कैसे थोड़ा प्रोसेस करिए। કોલેટરલ માં તો ઘર છે આમ તો એકચ્યુઅલમાં તો એવું હતું કે અમુક અમાઉન્ટ સુધી એજ્યુકેશન લોન હોય તો એમાં કોઈ કોલેટરલની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, પણ જો કોલેટરલ હોય તો બી એજ્યુકેशन लोन विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ टर्म्स लाइक मोरेटोरियम, राइट। तू जब तक कमाएगा नहीं तब तक तेरे से मैं पैसे नहीं लूंगा, राइट। तब तक इंटरेस्ट भी लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के कंडीशंस होते हैं। तो बैंक के लिए वो बड़ा रिस्की हो जाता है, राइट। જે નોમિની હોય એમાં ફાધર જ રહી શકે ને? એ મને નથી ખબર। हाँ सर હા એવું જ છે। एक इनकम पार्टनर होવો જોઈએ તમારો। અચ્છા, એટલે પણ એવું નહીં, એજ્યુકેશન લોન લેવી હોય તો તારા નામે ના લેવાય, તું અને તારા પપ્પા બેઉના નામે લેવી પડે। એટલે પેલામાં નોમિની નોમિની કઈ હોય છે પણ નોમિની એટલે ગેરંટર। in this case it will be a guarantor, ठीक है। some bonds pay no interest before maturity, they are called zero coupon bonds, right। और प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स, तो लोग इसके अंदर पैसा क्यों डालेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़े डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। 1000 रुपए का बॉन्ड है, 4 साल में मैच्योर होगा, लेकिन इश्यू हुआ होगा 700 रुपए में, राइट। तो 700 से 1000 तुम्हारा 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट तुमने अर्न किया वो, राइट। बीच में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, समझे। Pure discount refers to the fact that these bonds are sold at discount to their par value and interest is all paid at maturity when bondholders receive the par value. A 10% $1,000 zero coupon bond yielding 7% would sell for a bit more than 500 initially and pay $1,000 at maturity. Okay. हाँ जी, yes. સર એટલે જે આ ડિસ્કાઉન્ટ પ્યોર ડિસ્કાઉન્ટ બોન્ડ્સ જે છે તો લાઈક એ એકચ્યુઅલી આમ કે સારા કહેવાય ને? સારા કહેવાય ને, જે લોકોને એક્યુમ્યુલેશન જોઈએ છે વેલ્થનું, રાઈટ, એ લોકો માટે સારા કહેવાય ને। લાઈક રેગ્યુલર કેશ તો ના મળતું હોય। હા, પણ ધોઝ હુ વોન્ટ એક્યુમ્યુલેશન, રાઈટ, કે મારે મારા પૈસા જે છે
એ 5 વર્ષ સુધી મને પૈસાની વચ્ચે જરૂર જ નથી, રાઈટ? તો એ લોકો માટે સારા. એટલે ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર રિક્વાયરમેન્ટ, વેધર યોર રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ઇન્કમ ઓર યોર રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ એક્યુમુલેટેડ ઇન્કમ, તો ધીઝ આર ઓપ્શન્સ. અને સર ગાઈડલાઈન છે ને કઈ કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજર છે બોન્ડ્સ એ લોકો આ રીતે ડિસ્કાઉન્ટ બોન્ડ્સમાં ના ઇન્વેસ્ટ કરી શકે? યસ 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 યસ. કારણ કે ફિક્સ્ડ ઇન્કમની અંદર દે હેવ ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ડિવિડન્ડ્સ, એટલે એ લોકો બધા પૈસા આમાં બ્લોક કરી નાખે તો વોટ વિલ હેપન? યસ या ओके. अच्छा, ये लोगों ने ये कैसे वर्कआउट किया कि भाई 10 साल का $1000 का बॉन्ड है, ठीक है, 0 कूपन बॉन्ड है, और मार्केट में 60% यील्ड है, तो वो 500 का होगा लगभग. वो कैसे वर्कआउट किया ये लोगों ने? So the present value. हाँ, दे हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर में क्या मिलेगा? 1000, राइट? बीच में क्या मिलेगा? 0. सो PMT इज 0, राइट? टर्म कितना है? 10, और डिस्काउंट रेट कितना है? 7%. तो वो लोगों ने वर्कआउट किया. देयर इज अ रूल ऑफ 72 इन फाइनेंस. 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट. 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज योर डबलिंग पीरियड, राइट? तो अगर 60% ब्याज है तो 72 डिवाइडेड बाय 7, राइट? मतलब 10 साल में पैसे डबल होंगे. तो 10 साल के बाद अगर मुझे 1000 चाहिए तो आज कितने लगाने पड़ेंगे? 500 लगाने पड़ेंगे. तो वो एक एस्टिमेशन से भी वर्कआउट हो सकता है, राइट? रफली, राइट? एक्चुअल में વધારે एक्यूरेट છે रूल ऑफ 69, विच इज 0.35 प्लस 69 अपॉन इंटरेस्ट रेट. ओके. सीनियोरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इन द इवेंट ऑफ बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन किसको पहले पैसा मिलेगा? वो बोला जाता है सीनियर डेट, राइट? सो इन द इवेंट ऑफ बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन, डेट इन्वेस्टर्स क्लेम ऑन द इश्यूअर्स एसेट रैंक above those of equity investors, making debt senior to the equity in capital structure of the issuer. However, not all debt claims rank equally. Senior debt ranks higher than junior debt, also called the subordinated debt, making senior debt less risky investment from a credit risk perspective, right? So अभी इसने एग्जाम्पल दिया ना देरी ने के 1000 करोड़ मैंने SBI से उठाए और 1200 करोड़ मैंने पब्लिक से उठाए, राइट? और रिलायंस की लिक्विडेशन क्राइसिस आ गई तो रिलायंस को 1000 करोड़ पहले SBI को देने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक का जो डेट होता है इज ऑलवेज मोर सीनियर देन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, राइट? सो दैट इज द थिंग. लेकिन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर मोर सीनियर देन प्रेफरेंस शेयर्स, एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर मोर सीनियर देन इक्विटी शेयर्स, राइट? कंटिंजेंसी प्रोविजन. A bond may have embedded options such as call option, put option, or right to convert the debt into equity. We will describe them in later readings. वो later readings में करेंगे तो हम भी तभी देखेंगे, right? हमको कोई जल्दी नहीं है, right? Yield measure. Okay, मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई 10 लाख रुपए का बॉन्ड है, राइट? और सालाना तुमको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? और आज वो बॉन्ड 10,40,000 पे ट्रेड हो रहा है, राइट? उसकी 10 साल की मैच्योरिटी है, राइट? तो ये बॉन्ड की यील्ड क्या हुई, राइट? तो वो तुम वर्कआउट कर सकते हो. यील्ड इज द एक्चुअल रिटर्न दैट यू कैन जनरेट by investing in the bond if you hold the bond till its maturity, right? ये बॉन्ड तुम्हें सालाना कितना इंटरेस्ट देगा? 9%. तो 10 लाख का 9% मतलब 90,000 रुपए तुम्हें 10 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा. तो 90,000 रुपए तुमने कहाँ पे डाल दिए? अपने कैलकुलेटर में पेमेंट में डाल दिए. पेमेंट इज समथिंग विच यू गेट एवरी ईयर, राइट? फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? 10 लाख रुपए जो मैच्योरिटी पे मिलेंगे. एन हो गया तुम्हारा 10 साल. और आज ये बॉन्ड कितने में ट्रेड हो रहा है? 10,40,000 पे. तो पीवी में तुमने डाल दिया -10,40,000, राइट? पीवी और एफवी की साइन अलग रखने की, वरना तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, राइट? क्योंकि एक इन्वेस्ट हो रहा है और दूसरा मिल रहा है.
सो दोनों ऑपोजिट कैश फ्लोस है, राइट। और तुम एक यील्ड वर्कआउट करोगे तो तुम्हें यील्ड मिलेगी, दिस यील्ड विल बी लेस देन 10%। क्यों? क्योंकि अगर 9%, लेस देन 9%, 9% ब्याज देने वाला बॉन्ड अगर मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, मतलब मार्केट तो 9% से भी कम ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट 9% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता तो ये बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड नहीं हो रहा होता। तो इसका यील्ड जो है वो इफेक्टिवली 8-8.5% के आसपास आएगा। सुआवेल 8.4%। सो मार्केट यील्ड क्या है तुम्हारा? 8.4%। समझे? तो ये बॉन्ड में अगर तुम 10,40,000 लगाओगे, भले तुम्हें कूपन 9% मिल रहा है, लेकिन तुम्हें जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा वो 8.4% ही मिलेगा। समझे ना? सो कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पहले वो कितना इंटरेस्ट देता है वो नहीं देखने का, उसका यील्ड क्या है वो देखने का। बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट YTM। ठीक है, मैं तुम्हें अगले क्लास में प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर अभी जो बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि ये बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, मिनिमम अमाउंट कितना है, कूपन रेट कितना है, और हर एक के यील्ड कैलकुलेटेड है। तो तुम यील्ड के बेस पे, अपने टर्म के बेस पे, अपने कैपिटल के बेस पे तुम अपना इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, अगर वो तुम्हारे क्रेडिट रेटिंग में बैठ रहा है तो। अगर तुम्हारे क्रेडिट रेटिंग में वो बैठ नहीं रहा है तो नहीं करने का। एनी इन्वेस्टमेंट बिलो BB ग्रेड इज नॉट सेफ। तो वहां पे तुम्हें मिनिमम 12-15% का इंटरेस्ट चाहिए, वो तो फिर अदरवाइज जंक कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, गिवन अ बॉन्ड्स प्राइस एंड, हाँ जी, हाँ सर, तो જ્યારે પ્રીમિયમ પર બોન્ડ ટ્રેડ થાય, हाँ जी, હા, તો ત્યારે લાઈક તો બી ઇન્વેસ્ટર્સ કેમ ખરીદતા હોય છે? કારણ કે જે બોન્ડની જે yield હોય ને એ લોકોના એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન કરતા વધારે હોય, ઓકે, રાઈટ? કારણ કે અગર પાછું અગર ઇન્ટરેસ્ટ લાઈક અગર ઘટી જાય, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ વધી જાય, તો પછી બોન્ડની પ્રાઇસ ઘટી જશે, ત્યારે એ લોકોનું લોસ ના થાય કેપિટલ? થાય ને પોસિબલ। પણ તું આ ટાઈમમાં દેખે કે ભાઈ અત્યારે ઓલમોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પીક આઉટ થઈ ગયા છે, રાઈટ? તો પછી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાનો બહુ સ્કોપ નથી। તો હવે તું એવા બોન્ડ્સ ગોત કે જે તારી yieldમાં બંધ બેસતા હોય, જે તારા એક્સપેક્ટેશનથી વધારે yield ઓફર કરતા હોય, તો ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધોઝ બોન્ડ્સ, રાઈટ? ઇફ યુ આર અ બિલીવર ઇન ફિક્સ્ડ ઇન્કમ। સર એકવાર સમજે ને yield રેટ અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વચ્ચે કઈ રીતે ડિફરન્સ? જો તું 9% આપી રહ્યો છું મને 100 રૂપિયા ઉપર, અને હું 10% એક્સપેક્ટ કરી રહ્યો છું, બરાબર? તો હું તારા 100 રૂપિયાના બોન્ડના 100 રૂપિયા નહીં આપું, તને 90 રૂપિયા જ આપીશ। કેમ? કારણ કે 90 ના 10% એ 9 રૂપિયા થાય। પણ હું 60% જ એક્સપેક્ટ કરી રહ્યો છું ને તું મને 9 રૂપિયા આપી રહ્યો છું, તો હું તને 9/0.07 કરીને હું તને 115-120 રૂપિયા આપીશ। US માં હમણાં એ પ્રોબ્લેમ છે એના એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ? ઓકે, given a bond's price and its expected cash flows, we can calculate the expected return from investing in bond referred to as bonds yield. For a fixed coupon bond, when price falls, the bond offers a higher yield, and when price rise, the bond offers a lower yield. बराबर है? बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई तो यील्ड कम हो जाएगा, बॉन्ड की प्राइस कम हो गई तो यील्ड बढ़ जाएगा। लॉजिकल, क्योंकि तुम कम इन्वेस्ट करोगे और तुम्हें सेम अमाउंट मिलने वाली है तो तुम्हारा यील्ड बढ़ जाएगा। As such, price and yields are inversely related, right? We'll perform yield calculation in later readings. वो भी later में करेंगे वो लोग, तो हम भी later करेंगे। For a given issuer, we will likely find that bonds of different maturity will offer different yields. Graphical plot of these yield versus maturities referred to as yield curve, right? An example of US Treasury yield curve is displayed as under. जैसे जैसे right initially maturity बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा yield curve ऊपर जाएगा, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फिर वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो बदल जाएगा। समझ रहे हो? तो अभी किसी बैंक को, तुम किसी बैंक में जाओ और बोलोगे मेरे को 1 साल का FD करना है, तो बोलेगा 60.5%।
तुम बोलोगे मेरे को 2 साल का करना है तो बोलेगा चल 8%, फिर तुम बोलोगे 5 साल का करना है तो बोले चल 6.5%। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या होगी उसके बेस पे है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे तुम्हारी जेब से पैसा निकालना है तो मुझे टर्म बढ़ेगा तो मुझे तुम्हारे को इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ा के देना पड़ेगा, राइट? अदरवाइज कोई 2 साल की एफडी नहीं करेगा, राइट? 1 साल की एफडी के 60% है और 2 साल की एफडी के भी 60% है, तो तुम सोचोगे कि 1 साल के बाद देखूंगा ना, फिर से 1 साल की कर दूंगा, राइट? सो दैट इज द गेम। सो यील्ड कर्व जो होते हैं वो नॉर्मली अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, राइट? उन्हें नॉर्मल यील्ड कर्व बोला जाता है। और कभी कभी यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, वैसा डिप्लेशन और जब इकोनॉमी की बैंड बजी होती है तब होते हैं, राइट? कि अभी एकदम खराब टाइम आने वाला है तो नियर टर्म के इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है और फिर वो खराब टाइम चला जाएगा तो इंटरेस्ट एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट एकदम कम है, तो वो एकदम विचित्र टाइम में होगा। सो नॉर्मली यील्ड कर्व्स आर अपवर्ड स्लोपिंग। 2 महीने का जो बॉन्ड होगा उससे ज़्यादा 4 महीने का बॉन्ड का इंटरेस्ट होगा, 6 महीने का जो बॉन्ड होगा उसका इंटरेस्ट 4 महीने के बॉन्ड से ज़्यादा होगा, 1 साल का जो बॉन्ड होगा उसका 6 महीने से ज़्यादा होगा, लेकिन 10 साल का जो बॉन्ड होगा उसका हो सकता है कि 1 साल से कम भी हो। समझे? इज इट ओके? तो नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लो। यील्ड का अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं और कभी कभी डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होते हैं। शंकरलाल, मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा पाछड़ जाओ ना, पूरा एडजस्ट होना पड़ेगा मेरे को। पूरा टेबल को धक्का मारो और फिर पूरा एडजस्ट करके जाओ। ए, तू पढ़ से पग जो પેલાનો બી જોજો, તમારા પગ નહીં આવી જાય। रोको, ये तेरे को भी खींचो। પાછળ જઈએ હજી ના ભાઈ चिंता मत कर, हो जाएगा, तेरा पैर को कुछ नहीं होगा। बराबर हो गया? खींचो खींचो हाँ। खींचो खींचो, हाँ पीछे से इसको बराबर करो। मारी बाजू ली। और पैर पे पैर रखो टाइट। बराबर है। ओके, हाथ ऊपर कर दो। The government bonds are often deemed to be the lowest credit risk in a particular market due to the fact that bonds are backed by tax raising power of government. So government के जो बॉन्ड होते हैं वो सेफेस्ट होते हैं, राइट? लेकिन कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड सेफेस्ट नहीं होते हैं, राइट? अर्जेंटीना ने 2-3 बार टोपी पहनाई है अपने बॉन्ड इन्वेस्टर्स को कि बस नहीं दे रहा है पैसा। अपने भी 91 में ऑलमोस्ट टोपी पहनाने की हालत में आ गए थे कि बस खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है? ओके, स्पेन, राइट? लोग जहाँ पे बहुत घूमने जाते हैं, इटली, राइट? ये सब गंदी हालत में है। ये सब के बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम इंडिया की कोई कंपनी के शेयर में पैसा डाल दो, राइट? ऐसी हालत है। हाँ, वो तो मतलब अलग ही लेवल है। तेल खत्म, वेनेजुएला खत्म। ओके, होंगे ना, हर एक के बॉन्ड तो होंगे ही। उनके बॉन्ड में उनके शेयर
के शेयर चाइना खरीद रहे हैं। अपना तो कैश भी बाउंस होता है ऐसे है वो लोग. ओके, a government bond yield curve is commonly used as a benchmark to assess the extra returns offered by more risky issuers such as corporations. For example, a 5-year corporate bond were yielding 6% and 5-year government bonds are yielding 5%. So the spread is 1%. This is known as credit spread. समझे ना? So difference between the RBI bond and the Reliance का bond, right? वो क्या होगा? उसको क्या बोला जाता है? Spread. फिर आता है bond indenture. Bond indenture is basically what? It is a contract between the issuer of the bond and the investor of the bond, right? So that is bond indenture. Bond indenture defines obligation of and restrictions on the borrower, including the sources of repayment, and it forms the basis for all future interactions between the bondholder and the issuer. Source of repayment. The source of cash flows required to be paid by the bond issuer depends on the nature of the issuer and type of the bond issue. Sovereign bonds are repaid from taxes on economic activity and in some cases the ability of a government to create new currency, right? मैं जितनी करेंसी छाप पाऊंगा उतना रीपे भी कर पाऊंगा, right? This tends to result in sovereign debt bond being perceived as the lowest credit risk in a particular region, right? कल मैं एक चीज सुन रहा था कि ये जो लड़ाइयाँ जो है ना, ये हुई नहीं है, ये करवाई गई है. बिकॉज ये लोगों ने इतना सारा पैसा छापा, राइट? और वो पैसों से ग्लोबली इतना सारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब वो पैसों को कहीं ना कहीं तो सक इन करना पड़ेगा ना, वो पैसों को डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा ना कहीं, राइट? तो इसके लिए वॉर्स और ये सारी चीज़ें होती है, राइट? कि जो इफेक्टिवली हर एक जगह पे यूएस में पैसा छपा, राइट? फिर वो पैसा इंडिया में FII के फॉर्म में इन्वेस्ट हुआ, इंडिया में आया, अब दुनिया में लड़ाई लग गई तो FII अपना पैसा विड्रॉ कर करके चले जाएंगे, तो इंडिया में से वो पैसा निकला, तो इंडिया का तो सब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गया, राइट? तो इस तरह से ये कमीनापन होता है, राइट? तो ये यूएस वाले और ये लोग वॉर को कभी एंड ही नहीं होने देंगे. एक जगह पे चल रही है, कहाँ पे खत्म होने की कगार पे है, तो दूसरी जगह पे आग भड़क गई. हाँ, फैक्ट है. एंड देयर इकोनॉमी डज वेल व्हेन देयर इज वॉर. मतलब टू दैट एक्सटेंट कि रशिया ने जब यूरोप को ऑयल सप्लाईज और नेचुरल गैस सप्लाईज देने बंद कर दिए, तो कमीना यूएस उनको ज्यादा भाव पे दे रहा था. यूएस वाज एक्सपोर्टिंग दैट थिंग टू यूरोप, राइट? सो लुक एट द मतलब वल्चर्स बोलते हैं ना, राइट? दे आर परफेक्ट वल्चर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. यूएस के डिफेंस के कितने शेयर्स शूट हो रहे हैं. तो इंडिया में क्या हुआ, मतलब मस्गांव डॉक, और वो नोबडी न्यू व्हाट ब्लडी मस्गांव डॉक इज, राइट? 175 रुपए का इश्यू आज 2100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वो शेयर, राइट? वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, सबमरीन को, पनडुब्बी, राइट? ये सब बनाने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनको, राइट? ये मतलब पूरी इंडस्ट्री वल्चर वाली है. वही 3 सबमरीन का ऑर्डर है तो शेयर 300 गुना चढ़ गया, दाड़, राइट? कोचिन शिपयार्ड, क्या नॉनसेंस, ये क्यों चल रहा है? मतलब ऐसा तो कोई धंधा होता है यार, ठीक है? मेरे को जब भी ये डिफेंस, ये दवाई, ये सब के शेयर बढ़ते हैं ना, तो मेरा दिमाग सटक जाता है कि मतलब दीज आर ऑल बेकार कंपनीज, दे शुड नॉट राइज, राइट? मतलब जहाँ पे रिलायंस वाले भी कर रहे हैं, उनके पास है. तो वो तो रिलायंस नेवल है ही ना, वो अनिल अंबानी का था ही ना. हाँ, मतलब उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे करके जीरो हो गई. नहीं सर, 171 करोड़ है मार्केट कैप उसका. पर दैट शेयर वाज ट्रेडिंग एट मोर देन 100 रुपीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. ये तो इतना नाम अंबानी की जगह, मुकेश की जगह अनिल लग गया, तो वो शेयर पे जंग लग गया, राइट? ही वॉज
ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ आई थिंक बाइंग आउट गुजरात पीपावाव शिपयार्ड, ऐसा कुछ वो बाय करने वाला था, या तो फिर उसने कुछ इस तरह से कुछ बाय तो किया हुआ ही है अनिल अंबानी ने। जेन्युइन सेंस में एसेट्स है उसके पास अभी भी थोड़े बहुत। ओके, local government bonds are repaid from local government taxes or revenue from operational infrastructure such as toll roads, right? So government को नर्मदा डैम बनाना है तो गवर्नमेंट ने नर्मदा सरोवर निगम लिमिटेड बॉन्ड इशू किए थे। वो बॉन्ड इतने सॉलिड थे, उसका जो यील्ड था वो 12-12.5% का था और मैच्योरिटी 20-25 साल की थी। तो जिसके पास भी वो बॉन्ड थे ना, तो उनके घर पे चिट्ठियां आती थी कि हमको पता है कि आपके पास ये बॉन्ड है, राइट, आज के रेट पे इसका भाव ये हो सकता है, लेकिन हम आपको उसके ऊपर 25% प्रीमियम देने को रेडी है, आप हमें वो बॉन्ड बेच दो, राइट। ऐसे लेटर्स आते थे, राइट। सो गवर्नमेंट को जब भी ऐसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करने हो ना, और उनको बड़े बड़े IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन्स नहीं मिलते हैं, राइट, तो वो इस तरह के बॉन्ड से पैसे रेस करते हैं, राइट। अभी यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स चल रहे हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स चल रहे हैं, केरला गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स चल रहे हैं, राइट, power specific, infra specific, right? And these bonds they give yield of 9%. ये 9% ब्याज देते हैं, लेकिन इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 पेटी होती है, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उतना जल्दी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन 3-3 साल की मैच्योरिटी, 10-10%, 9% यील्ड, तो दे आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इफ योर टैक्स ब्रैकेट इज नॉट वेरी हाई। लेकिन 10 लाख वन शॉट में डालने वाले का टैक्स ब्रैकेट भी ऊंचा ही होगा, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। The source of repayment for corporate bond depend on the type of bond issue. Secured bond is repaid from operating cash flows of a company with added security of legal claim called a lien or pledge on specific assets of the company which are referred to as collateral in the event of issuer default. Right? तो जब भी कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू करेगी तो उसको एसेट को कोलैटरल के फॉर्म में रखना पड़ेगा, राइट। तो कितने एसेट कोलैटरल के फॉर्म में रखे हैं उसको भी तुम्हें चेक करना हो तो तुम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के अंदर से चेक कर सकते हो, राइट। दीज कॉन्ट्रास्ट विथ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स विच हैव नो सच क्लेम एंड इज रीपेड ओनली फ्रॉम द ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, राइट। फॉर एन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, financial assets held by the special purpose entity that has issued the ABS provides the cash flow promised to the ABS investors. We will discuss these in more detail in later readings. Right? Bond covenants. Covenants मतलब restrictive provisions. ऐसी चीजें, ऐसी conditions जो मुझे restrict करती है। कुछ मुझे बोलती है कि तू ये नहीं कर सकता, उसे बोला जाता है नेगेटिव कोवेनेंट्स। और कुछ मुझे बोलते हैं कि तू ये करेगा, उसे बोला जाता है एफर्मेटिव कोवेनेंट्स। जैसे तू कोलैटरल रखेगा, तू टाइम पे इंटरेस्ट पे करेगा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ टाइम पे तो तू इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देगा, तो ये सारे क्या हो गए, एफर्मेटिव कोवेनेंट्स। तू अपने डेट इक्विटी को 2:1 से ज्यादा नहीं करेगा, तू नई लोन नहीं लेगा, तू मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं करेगा, ये सब क्या हो गए, नेगेटिव कोवेनेंट्स। सो कोवेनेंट तो रिस्ट्रिक्शंस ही है, एफर्मेटिव मतलब ये करके रिस्ट्रिक्शन और नेगेटिव मतलब ये ना करके रिस्ट्रिक्शन, राइट। While debt covenants do not provide voting rights in the same way as equity, certain legal rules known as covenants can be written onto bond indenture. Affirmative covenants specifically specify requirements that issuer must fulfill. This may require the issuer to provide timely financial reports to bondholders, specify the use of proceeds from the bond issue, or specify a bondholder's right to redeem at premium to par if the issuer is acquired in merger or corporate takeover. Two examples of affirmative covenants are cross default and pari passu. ये important है। Cross default clause states that the issuer defaults on any other debt obligation, the issuer will also be considered default on this bond. तुमने लोन का इंस्टॉलमेंट देने में गड़बड़ की तो तुम बॉन्ड के भी डिफॉल्टर माने जाओगे और इमीडिएटली तुम्हें बॉन्ड के पैसे भी रीपे कर देने हैं, बराबर। तो इसे क्या बोला जाता है,
cross default, right? A pari passu clause states that the bond will have to the same priority of claim as the issuer's other senior debt issue, right? pari passu मतलब अगर तुमने लोन लिया है तो लोन 1000 करोड़ का है, बॉन्ड 1200 करोड़ के है और तुम्हारे पास 500 रुपए ही है, तो pari passu क्लॉज होगा तो 500 1000:12 के रेशियो में बटेंगे, ना के 1000 रुपए बैंक के पास जाएंगे. समझे? तो इसे क्या बोला जाता है? pari passu. બેંક એગ્રી ના થાય પણ બેંક પછી તારે બોન્ડના પૈસાની જરૂર હોય ને બોન્ડ ઇન્ડેન્ચર વાળા આ કરાવી નાખ્યું, બરાબર, અને બેંકે એવું નથી લખાયું કે અમે સિનિયર મોસ્ટ, તો પછી બેંકે માનવું પડે. એટલે બેંકની અંદર તારે એવું લખાઈ દેવાનું કે અવર ડેટ ઇઝ ધ સિનિયર મોસ્ટ, नो pari passu प्रोविजन अलाउड, राइट? तब जाके फ्यूचर में भी वो नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये वैसे तो एक ही लाइन के हो सकते हैं कि मुझे पैसा दे मैं तुझे ब्याज दूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट 100 पेजेस के क्यों होते हैं? क्योंकि क्या क्या हो सकता है वो सोच सोच के उसकी बैंड बजाने के लिए प्रोविजंस डाले जाते हैं, राइट? सो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट्स की चौपड़ी बन जाती है, राइट? Negative covenants, they place restriction on the issuers. These can include restrictions on entering into asset sale and lease agreements. बराबर कि तू ये धंधा नहीं बेचेगा, इतने एसेट से ज्यादा नहीं बेच पाएगा. Pledge on collateral, the company cannot use the same asset to back several debt issues simultaneously. एक ज एसेट ने 2 बार मॉर्गेज नहीं करे, राइट? Issuance of debt that ranks more senior than existing debt, referred to as negative pledge, right? So मेरे बॉन्ड से ज्यादा सीनियर डेट इश्यू नहीं कर पाएगा तू, राइट? एडिशनल बोरोइंग, शेयर रीपर्चेज एंड डिविडेंड रीपेमेंट्स, राइट? इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं देगा, बायबैक नहीं करेगा और एडिशनल लोन नहीं लेगा, राइट? दीज एक्शंस कैन बी सब्जेक्ट टू इनकरेंस टेस्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल ratios of the company. For example, they can only be carried out if debt to EBITDA is below a specific threshold. So debt to EBITDA अगर 5:1 से ऊपर चला गया तो नई लोन नहीं देंगे हम तेरे को, right? Negative covenants protect the interest of the bondholders and prevent the issuing firm from taking actions that would increase the risk of default. However, covenants must not be so restrictive that they prevent the firm from taking advantage of opportunities or responding appropriately to changing business circumstances. So covenants पैरों में बेड़ियां लगाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भी बेड़ियां मत लगाओ कि तुम्हारे ग्रोथ पे उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है ना? सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. चलो फटाफट इसके 2-3 एमसीक्यूज देख लो. नंबर 2, fixed coupon bond price falls when negative relationship between price and yield, right? Bond indenture contains is only required in the event of lien and relates only to the interest, and no, it contains its covenants. Number 4, a clause in a bond indenture that requires the borrower to perform a certain action is most accurately affirmative covenant. और पहला वाला क्यों छोड़ दिया? Fixed coupon bond will pay a coupon equal to its multiplied by face value, price नहीं, समझे ना? So this is the end of the chapter, right? Mikin sir will discuss a practical chapter tomorrow, right? And I am ending it right now. પણ આ ફોન કાઢ દે ને, ગરબો કરવા દે છે ના ભાઈ ના, આ તો આખા દિવસ